आज आखिरी दफा कह रहे हैं हमें इंसाफ चाहिए, नहीं तो इसके बाद हम अपने आइंदा कलाअमल जल्द ऐलान करेंगे। एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के रूल 11B के तहत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया। चीफ सेक्रेटरी साहब, आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। आपने इधर ही रहना है, आपके बच्चों ने भी इधर ही रहना है। अगर किसी पुलिस वाले ने किसी के ऊपर हाथ उठाया और या गोली चलाई, मैं अपने हाथ से तुम्हें फांसी दूंगा। वेलकम टू न्यूज़ 9। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूज़, मौजूदा हुकूमत मुश्किल तरीन हालात से हर बार बच निकली है, लेकिन अब हुकूमत की मुश्किल अज खुद तरीन साहब खुद हैं। जब से तरीन साहब के अदालतों के रूबरू चक्कर लगाना शुरू हुए हैं तो हर बार हर पेशी पर हुकूमती एमएनएस के झुरमट में हुकूमत को वार्निंग देते नजर आते हैं। आज भी जेकेडी की पेशी थी और उनके हम ख्याल और हम नवा एमएनए राजा रियाज ने वज़ीर आज़म से इंसाफ की अपील कर दी और उनके बकौल ये उनकी आखिरी अपील थी, वरना नाराज़ अरकान का ग्रुप कोई इंतहाई कदम उठा लेगा। अपने वजूद में आने के टाइम से ही धड़ों में बटी हुकूमती जमात इन अरकान के खिलाफ कार्रवाई सियासी मजबूरियों की वजह से नहीं कर सकती, लेकिन नाराज़ अरकान अदालत के सामने खड़े होकर वज़ीर आज़म से इंसाफ आखिर क्यों मांग रहे हैं, ये एक सवाल है। क्या ये सियासी अशराफिया का वतीरा है कि अगर उनसे सवाल हो तो वो जवाब देना पसंद नहीं करते, वो जवाब देना चाहते ही नहीं? क्या ये ताकत के बल पर ब्लैकमेल करना नहीं है? वैसे तो पाकिस्तान में ताकत के बल पर ब्लैकमेलिंग का मुजाहरा रवां हफ्ते पूरे मुल्क में नजर आया, जहां जलाओ घिराव और एहतजाज को सहारा बनाते हुए एक गिरोह रियासत पर चढ़ दौड़ा और 3 से 4 दिन की गैर हाजिरी के बाद बिल आखिर रियासत जो है वो हरकत में आती है और इस गिरोह के सियासी चेहरे पर पाबंदी भी लगा देती है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये पाबंदी कायम रह पाएगी और मजीद एक्शन होगा, या माजी की तरह फिर सियासी नजर ज़रूरत के तहत इस गिरोह को फिर खुली छुट्टी मिल जाएगी और फिर माजी की तरह सियासी जमातें इस गिरोह से वोट और सपोर्ट के साथ साथ इंतखाबी इत्तेहाद भी करने की कोशिश करेंगी। एक अहम सवाल ये भी है कि अब अगर हुकूमत ने बैन की जसारत कर ही दी है तो क्या अपोजिशन इस फैसले पर हुकूमत को गैर मशरूत हिमायत देगी या नहीं? अपने प्रोग्राम के पहले सेगमेंट्स में ये डिस्कस करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से ज़ैन कुरैशी साहब मौजूद हैं, साथ ही साथ अताउल्लाह तारड़ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और नाराज़ अरकान के ग्रुप से हमारे साथ इस वक्त सलमान नईम शेख साहब भी जो हैं वो मौजूद हैं। तो तीनों मेहमानों का शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए जो है वो वक्त निकाला। मैं सलमान साहब से जो है वो शुरू कर लेती हूँ। सलमान साहब, ये बताइए कि ये जो आपने कहा है, पहले एक दफ़ा ज़रा व्यूज़ को सुनवा भी देती हूँ कि राजा रियाज साहब ने एग्जैक्टली कहा क्या, और फिर ज़रा आगे चलते हैं। रियासत मदीना में तरीक़े इंसाफ के 40 के करीब मेंबरान ये मुतालबा कर रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से कि खान साहब हमें इंसाफ चाहिए। रियासत मदीना में आप कप्तान होके अपने कुंबे को, अपने लोगों को इंसाफ के लिए मिल नहीं रहे, जो कि ज्यादती हो रही है। कुछ दोस्तों के कहने पे आपने इसी तरह रवैया रखा तो फिर हम भी मजबूर होंगे, फिर हम भी कोई कदम उठा सकते हैं। ये आपको आज आखिरी दफा कह रहे हैं रियासत मदीना में कि हमें इंसाफ चाहिए, नहीं तो इसके बाद हम अपने आइंदा कलाअमल इंशाल्लाह जल्द ऐलान करेंगे। सलमान साहब, आखिरी दफा कह रहे हैं रियासत मदीना में कि हमें इंसाफ चाहिए, फिर ये कहा जाता है जी हम ब्लैकमेलिंग नहीं कर रहे। डजंट दिस टैंटमाउंट टू ब्लैकमेलिंग? ये ब्लैकमेलिंग नहीं है तो और क्या है? आखिरी दफ़ा कह रहे हैं, इसका मतलब है कि इसके बाद हम कोई फैसला कर सकते हैं, या फिर आप ये जताना चाह रहे हैं हुकूमत को कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई या हमें हमारी मर्जी का रिलीफ नहीं दिया गया तो पंजाब में हुकूमत, सेंटर में हुकूमत जो है वो हमारी महूर मिन्नत है और हम उसे किसी वक्त भी जो है वो गिरा सकते हैं। क्या समझा जाए इसको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, राजा रियाज साहब ने जो फरमाया, मैं समझता हूँ कि वो हमारे पूरे ग्रुप की तर्जुमानी की उन्होंने आज, क्योंकि हम जो पेशी से जाने से पहले जो हम लोगों की मुलाकात हुई तो हम लोगों का मुतफ़िका फैसला था कि राजा साहब जो हैं वो किन अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे और कब करेंगे। और दूसरी बात ये कि राजा साहब ने जो फरमाया कि वो पिछले हफ्ते से पार्लियामेंटेरियंस का एक ग्रुप है 30 मेंबर्स का, वो प्राइम मिनिस्टर से टाइम मांगना चाह रहा है जहांगीर तरीन साहब वाले इशू पर, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर ने टाइम नहीं दिया, तो इस वजह से
अरकान असेंबली में जो है वो एक एग्रेशन है, और तरीन साहब से भी उन्होंने मुतालबा किया कि आपको मजीद ऑप्शंस पर गौर करना पड़ेगा, जो कि आपके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी हैं जो कि बंद नहीं हो रही। तो जहांगीर तरीन साहब ने 21 अप्रैल को अपने रिहाइशगाह पर जो है वो अफ्तार डिनर का एहतमाम किया, और वहाँ पर इंशाअल्लाह जो है वो हम अपने मुस्तकबिल के लाए अमल का ऐलान भी करेंगे और आपस में बैठ के मशावरत भी करेंगे। अच्छा, इसका मतलब कि क्योंकि राजा रियाज साहब की एक हिस्ट्री रही है, राजा रियाज साहब लय में बहुत कुछ जो है वो बोल जाते हैं और कई दफ़ा उनको नहीं समझ आती क्या बोल रहे, लेकिन आपने तो ये और क्लैरिटी दे दी कि अल्फाज का चुनाव जो है वो हमने सब ने डिसाइड किया था कि राजा रियाज साहब क्या बोलेंगे। दैट मीन्स कि आपने जो ये अल्टीमेटम दिया है इसको अल्टीमेटम ही समझा जाए। अब ये बताइए कि आप क्या ये डिसाइड करना चाहते हैं, लेट्स सपोज 21 तारीख तक प्राइम मिनिस्टर साहब को नहीं मिलते हैं, 21 इज़ नॉट टू फार ऑफ, तो क्या फिर आप समझ रहे हैं कि आप हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर लेंगे एज इट इज़? आप मेजॉरिटी आपकी जो है वो इंडिपेंडेंस की है और ये हुकूमत भी इंडिपेंडेंस पे ही खड़ी है। इंडिपेंडेंट अगर आप हुकूमत से अलग हो जाते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होगी, कॉन्स्टिट्यूशनली सेफ। तो क्या फिर क्या करने क्या जा रहे हैं? जी बिल्कुल, 2-3 MPs की जो राय थी वो तो बिल्कुल ये थी कि हमें इस्तीफों का ऐलान कर देना चाहिए, और मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय थी, लेकिन जहांगीर तरीन साहब ने उसको 3-4 दिन क्योंकि रह गए 21 तारीख को, तो यही सोचा कि हम इकट्ठे बैठ के मुख्तलिफ लोगों की राय लें और फिर उसके बाद फैसला करें अच्छे तरीके से सोच समझ कर। तो मैं समझता हूँ कि जो अरकान असेंबली में जो ग्रुप जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप है, उस अरकान असेंबली में बहुत ज़्यादा एग्रेशन पाया जा रहा है, क्योंकि जो है ना वो जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई जारी है, उसके खिलाफ हम प्राइम मिनिस्टर साहब आप अलग हो सकते हैं, फिर आप अलग हो सकते हैं, PTI से आप अलग हो सकते हैं, ये सोच आ रही है। हर ऑप्शन जो है ना वो आज की मुलाकात के बाद जो महसूस हुआ है वो हर ऑप्शन हमारे लिए खुला है, और इंशाल्लाह हम मिलके फैसला करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, आपने जो लेटर लिखा था उसका आप कह रहे हैं कोई जवाब आपको नहीं आया, आप ये क्यों सोच रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब को जो है वो कोई गुमराह कर रहा है या कुछ उनको गलत मशवरे जो है वो दिए जा रहे हैं? और बार बार आपके ग्रुप का इशारा जो है वो शहजाद अकबर साहब की जानिब होता है। शहजाद अकबर साहब कैटेगोरिकली ये बात करते हैं कि जी मैंने जो भी एक्शन लिया है, एक तो वो कैबिनेट से उसका अप्रूवल आता है, दूसरा प्राइम मिनिस्टर इज़ ऑन बोर्ड। तो क्या प्राइम मिनिस्टर को कोई कैसे गुमराह कर सकता है? प्राइम मिनिस्टर की ऑन बोर्ड होने के बाद उनकी रजामंदी से ही सारा एक्शन हो रहा है। आप ये क्यों महसूस करते हैं कि कोई मिसगाइड कर रहा है? जी हमारा ग्रुप ये समझता है कि शहजाद अकबर साहब के अलावा और भी नाम हैं। मीडिया ने भी आज बहुत सारे नाम पूछने की कोशिश की। इसाक हकवानी साहब जो है वो मीडिया टॉक जब कर रहे थे तो हम लोगों ने यही कहा कि हमें 4 दिन या 5 दिन का टाइम दें, हम सारे नाम इंशाल्लाह सामने ले आएंगे। और दूसरी बात ये कि जो शुगर कमीशन रिपोर्ट बनी थी उसमें बहुत सारे और भी नाम आए थे जिसमें सिर्फ कार्रवाई जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ की गई है अब तक। तो इस वजह से समझते हैं कि हम ये इंतकामी कार्रवाई है। और दूसरी बात ये तो अगर सिर्फ एक सेकंड अगर बाकियों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो जाती है तो फिर आप ये कहेंगे कि फिर ये अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है, फिर तो कोई एतराज नहीं होगा या एतराज कर भी होगा? शुगर कमीशन रिपोर्ट में जिन लोगों के नाम आए थे सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो तो किसी को भी कोई एतराज नहीं है। जहांगीर तरीन साहब भी हर जगह जहां पर उनको बुलाया गया है, जहां पर उनको तलब किया गया है, वो वहां पर पेश हुए हैं। हमारे सिर्फ मुतालबा ये है कि इंडिपेंडेंट जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट। अच्छा ठीक है, चलें आप हमारे साथ रहिए। जैन कुरैशी साहब ने भी ज्वाइन कर लिए। जैन साहब, अब एक बात तो क्लियर है कि जितनी स्ट्रेंथ इस वक्त तरीन साहब के पास है वो तमाम लोग जो जहाज़ में बैठकर आए और फिर PTI का हिस्सा बने, जिसकी वजह से आपकी पंजाब हुकूमत भी खड़ी है, जिसकी वजह से आपकी जो है वो सेंटर में भी जो है हुकूमत खड़ी है, वो इस वक्त जहांगीर तरीन साहब के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं। और आपको बाकायदा आपके लोग जो हैं, ये राजा रियाज साहब की अगर बात की जाए तो ही इज़ नॉट एन इंडिपेंडेंट। राजा रियाज साहब तो शमूलियत उन्होंने इख्तियार की थी PTI में इलेक्शन से भी पहले। अब क्या वजह है कि इनके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा? क्या फिर आप, या फिर ये है कि आप एक्शन कर ही नहीं सकते? क्योंकि अगर करेंगे तो हुकूमत का फ़ौरन से जो है वो हुकूमत का, जिस तरह हमारे सियासी दोस्त कहते हैं, धर्म तख्ता जो है वो हो जाएगा। तो इस बात का डर है आपको, इसलिए नहीं कर रहे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहबा, शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। पहली बात तो जहांगीर तरीन साहब किसके हैं? वो भी तो हमारे ही हैं, वो किसके हैं? दूसरी बात है कि बात बहुत सिंपल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकिफ पहले दिन से रहा है, इमरान खान साहब का मौकिफ पहले दिन से एक रहा है कि कानून एक ही है, दो तरफा कानून नहीं हो सकता कि हमारे लिए कानून और हो, औरों के लिए और हो। और जहांगीर तरीन साहब खुद जब से वो कंटेनर पे चढ़े या जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने, खुद इस चीज के कायल हैं।
जहांगीर तरीन साहब के मैं तो जो जहांगीर तरीन साहब कहते हैं, जो उनके बयानात हैं, उन्हीं से सोच सकता हूँ ना, उन्हीं से उनकी फेवर माइंड ले सकता हूँ। तो जहांगीर तरीन साहब तो खुद भी रूल ऑफ लॉ के कायल हैं, जहांगीर तरीन साहब खुद आजाद अदलिया के कायल हैं, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ये तारीख रकम की है कि अगर हमारे किसी मेंबर के ऊपर किसी किस्म की कदगन लगी है या कोई इतराज उठाया गया है, खा वो बाबर अवान साहब हो, वो अलीम खान साहब हो, सुपैन खान साहब हो, उन्होंने अपनी वजारतों से इस्तीफे दिए हैं, उन्होंने कानून का अमल जो है उसको पूरा किया है, और जब उनको कानून ने बाइज्जत बरी किया तो वो बहाल हुए हैं। तो जहांगीर तरीन शुड बी नो डिफरेंट, जहांगीर तरीन के साथ भी ऐसा होगा, और मुझे पूरा यकीन है कि जहांगीर तरीन साहब खुद भी समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए, और वो उस आजाद अदलिया के और कानून की बालादस्ती के पाबंद हैं। तो लेकिन मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। एक आपका एमएनए आपको खड़े होकर ललकार रहा है और वो कह रहा है हमें अपना जो है वो देखना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, और हमें टाइम भी नहीं दिया जा रहा। पहले तो दो चीज़ें ज़रा वजाहत कर दीजिए, टाइम क्यों नहीं दिया जा रहा है इनको, अगर वो पिछले हफ्ते से टाइम मांग रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं इनके खिलाफ, अगर ये तो आपको दिस इज ब्लैकमेलिंग, आप ब्लैकमेल क्यों हो रहे हैं इनसे? डॉक्टर साहब, अभी ऐसी कोई बात हुई नहीं है जिससे एक्शन लिया जाए। जहांगीर आज जो बात की राजा रियाज साहब ने, आपको नहीं लगता कि वो कहा है कि आखिरी दफा हम आपको ये कह रहे हैं, आखिरी दफा कह रहे हैं, फिर से कहते हैं, सुनवा देती हूँ, मेरी बात मुकम्मल करने का मौका देंगी? जी जी जी। जहांगीर तरीन साहब जो हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक आला ओहदेदार रहे हैं, सीनियर मेंबर पार्टी के रहे हैं। मैंने पहले दिन से ये बात की है कि जहांगीर तरीन साहब इज वेरी पॉपुलर अमंग्स पीटीआई। तो अगर कोई पीटीआई का मेंबर उनके साथ खड़ा होना चाहता है और समझता है कि उनके साथ कोई नाइंसाफी हो रही है या अदलिया जो है वो आजाद नहीं है, ये उसकी राय है। पर हमारी राय ये है कि अदलिया आजाद है, एफआईए का केस है, उन्होंने इनको बुलाया है, कानून अमल में आएगा, कोर्ट्स अपना रिकोर्स लेंगी, और जो उसका फैसला होगा वो तरीन साहब भी कबूल करेंगे, हम भी कबूल करेंगे। अभी कोई ऐसी चीज हुई नहीं है। जहां तक मेंबर्स का आपने सवाल उठाया कि मेंबर्स वज़ीर आज़म को मिलना चाहते हैं, तो वज़ीर आज़म ने कल भी कहा है कि वो मेंबर्स को मिलने को तैयार है और उनकी बात सुनने को तैयार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, फिर मिल क्यों नहीं रहे? तो पिछले हफ्ते से ये टेलीविजन टॉक शोज में आके कह रहे हैं मिलना चाह रहे हैं। समझती हैं आप, समझती हैं इमरान खान मुल्क के वजीर आजम हैं, उनके पास 200 और काम करने को, यकीनन अपनी पहली फुर्सत उनको मिलेंगे, और उन्होंने उनको ये इंटीमेट भी कर दी है कि मैं रजामंद हूँ आपको मिलने से। आपकी सलमान साहब, क्या इस तरह की कोई इंटीमेशन आपको आई है कि प्राइम मिनिस्टर साहब मिलने के लिए तैयार है? जी बिल्कुल भी नहीं। आज जो हमारा पार्लियामेंट्रियंस का ग्रुप जो है वो इकट्ठा था, राजा रियाज साहब जो है वो उनके जरिए ये एप्लीकेशन गई है प्राइम मिनिस्टर को, तो राजा रियाज साहब ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से अभी कोई ऐसी इंटीमेशन नहीं आई मीटिंग के लिए। इसी वजह से ही जो राजा रियाज साहब ने आज अल्फाज का इस्तेमाल किया वो ज्यादा सख्त था। ठीक, ज्यादा सख्त था, और बकौल आपके हमने डिसाइड किया था कि क्या बात करेंगे, हमने बात कर ही ली है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये डिसाइडेड था कि राजा साहब जो है वो इस तरह की गुफ्तगू करेंगे और प्राइम मिनिस्टर तक ये पैगाम पहुंचाएंगे। मैं उनको मिलने को तैयार हूँ और उनको मिलूंगा। ठीक, चले जैन साहब, आपने क्योंकि थोड़ा लेट ज्वाइन किया, तो सलमान साहब ये बता रहे थे कि राजा रियाज साहब को बाकायदा ये डिसाइड हुआ था कि इन अल्फाज का चुनाव किया जाएगा, हम सब ने मिल के डिसाइड किया था ताकि प्राइम मिनिस्टर तक लाउड एंड क्लियर मैसेज जाए। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये इनफरादी कैपेसिटी में एक ओपिनियन हो सकता है, आप नहीं समझते ये ब्लैकमेलिंग है, और आप ऑब्वियसली इनके खिलाफ कुछ कर नहीं सकते वरना हुकूमत जो है वो गिर जाएगी, दोनों सेंटर और पंजाब में, दोनों में। अच्छा, मैं जरा अताउल्ला तारड़ साहब की तरफ चलूं। मैं तो अपना इनको नुक्ता नजर दे सकता हूँ, अपना नजरिया दे सकता हूँ। सलमान नहीं हमारा अपना बच्चा है, इसको शायद इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन राजा रियाज को जरूर इसका एक्सपीरियंस है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ना प्रेशर पे कभी बकल करते हैं और ना उसको अच्छा समझते हैं। तो अगर लगता है कि ये प्रेशराइज करके उनसे टाइम ले लेंगे, ये इनकी गलत फहमी है। और एक बरादराना मशवरा मेरा ये है, एक हफ्ते से तो हमने कोई प्रेशराइज नहीं किया ना, एक हफ्ते से तो बगैर प्रेशर की हमने तो कोई जहांगीर तरीन साहब ने हमें बल्कि मना कर दिया था कि आप मीडिया पे कोई बात ना करें। उसके बावजूद अगर अभी तक टाइम नहीं बन सका तो राजा साहब कंसेंसस है सारे पार्लियामेंटेरियंस ने कहा कि आप इन अल्फाज का इस्तेमाल करें। जिसको जहाज में उठा के लेके जाया जाएगा मिलाने के लिए, आप प्राइम मिनिस्टर को मिलने के लिए एक हफ्ते से ज्यादा टाइम लग जाता है, हमें प्राइम मिनिस्टर को मिलते हुए टाइम लग जाता है। अब जहाज की वो वैल्यू और स्पीड नहीं रही। आपको कहा है कि अगर आप, तो उन्होंने कहा है नेशनल टेलीविजन पे कहा है, सहाफियों के सवाल देते हुए कहा है कि मैं इन अपने मेंबर्स को मिलने को तैयार हूँ। राइट, चले वो काश मेंबर्स तक भी इंटीमेशन जाए। लेकिन अताउल्ला तारड़ साहब की तरफ चलती हूँ। अता साहब, ये बताइए कि आप भी कल कहा करते थे कि एहतसाब नहीं, और अभी भी कह रहे हैं एहतसाब नहीं, इंतकाम जो है वो हो रहा है। जहांगीर तरीन साहब भी आज यही बात कर रहे हैं कि एहतसाब नहीं, ये मुझसे इंतकाम जो है वो लिया जा रहा है, और फिर जो जिस तरह की बातें हो रही हैं वो आपके सामने है।
अब मेरे सामने एज एन ऑर्डिनरी पाकिस्तानी मैं देख रही हूँ कि UNDP की रिपोर्ट आती है, कहा जाता है कि जी 26 खरब जो है वो अशराफिया हर साल जो है उस पर चला जाता है, वो ले उड़ते हैं। क्या इस मुल्क का अलमिया ये है कि अशराफिया जो हैं वो ये समझते हैं कि हमारे खिलाफ एक्शन हो ही नहीं सकता? जब अशराफिया के खिलाफ एक्शन हो तो वो एक क्वेश्चनिंग शुरू हो जाती है, इसका क्यों नहीं हो रहा, उसका क्यों नहीं हो रहा। बेसिक प्रॉब्लम यह है कि अशराफिया कंसिडर देमसेल्व्स अबव द लॉ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आज आपने बहुत ही अच्छा पैनल बुलाया है। मैं अपने आप को एक आज़ाद तज्जियाकार तस्वर करूंगा आज के लिए। और देखिए, बात इतनी सिंपल नहीं है जितनी सिंप्लीफाई करके इस शो में पोर्ट्रे की जा रही है। आप अगर चीनी के स्कैंडल को देखें, और ये आपके सवाल का जवाब इसी में पिन्हा है, जहांगीर खान तरीन पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, नंबर 1, वो कोई सरकारी ओहदा होल्ड नहीं करते। नंबर 2, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो चीनी की मुल्क में किल्लत पैदा कर सकें। अब मुजरिम कौन है जिसने चीनी की किल्लत, नहीं 2 गवर्नमेंट्स है ना, अब जिसने चीनी की किल्लत जानते बूझते हुए कि मुल्क में चीनी की पैदावार कम है, मांग ज्यादा है, चीनी की एक्सपोर्ट की इजाजत वजीर आजम इमरान खान की काबीना ने दी, जानते बूझते हुए दी। शुगर एडवाइजरी बोर्ड कहता रहा कि किल्लत है, एक ना सुनी। उसको ना अहली कह लें, ना लायकी कह लें, ना तजर्बेकारी कह लें, जो भी कह लें, करप्शन कह लें, आप जो कहना चाहती कह लें, बहरहाल ये डिसीजन उन्होंने लिया, नंबर 1। नंबर 2, 3 अरब की सब्सिडी एंड से उस्मान बुजदार साहब ने दी। अब ये दोनों स्टेप्स जब लिए गए तो मुझे बताएं ना, इनको कॉल अप नोटिस गया। और दूसरी तरफ डॉक्टर साहबा, FI का केस कोई केस नहीं है। मेरे भाई जैन कुरैशी साहब अभी कह रहे थे वो अलीम खान बरी हुए, बरी कोई नहीं हुआ है। अलीम खान का केस भी मेरे भाई हैं, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, उनका केस रेफरेंस दायर किए बगैर स्टोरेज रूम में पड़ा है। सप्तान खान मेरे भाई हैं, बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, मेरा बहुत ताल्लुक है दोनों से, उनका केस बगैर ट्राई किए स्टोरेज रूम में पड़ा है, कोई पूछने वाला नहीं है। बरी तो दूर की बात है ना, बरी तो बाद में आता है। आज आप वाकई इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं, आज तो वाकई इंडिपेंडेंट एनालिस्ट लगे हैं कि अलीम खान की भी साइड, जहांगीर खान तरीन की भी साइड, सप्तान खान साहब, आप वाकई आज इंडिपेंडेंट एनालिस्ट लगे हैं। जहांगीर तरीन, मैं जहांगीर तरीन पे आ रहा हूं ना। जी जी, FIA का केस डॉक्टर साहब क्या केस है मुझे बताएं ना। ये जो हवा बनाया हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या हो जाएगा? 14 दिन का रिमांड है, आपकी ट्रायल कोर्ट के पास बेल का राइट है। वो ये कौन सा केस है जिसमें इतना शोर मचाया हुआ है? कौन सा नैब का नोटिस आ गया? नैब का कानून खौफनाक है, हम अब उसको नहीं समझते, हम तो आदि मुजरिम हो गए ना, हम तो गुजर चुके हैं, वी बिन थ्रू इट। नैब का 90 दिन का रिमांड, ट्रायल कोर्ट के पास बेल का राइट ना होना, प्रोसिक्यूशन के पास जो प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट है कि यू आर गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, बुलेट काम। वो मुझे ये बताएं ना, क्या नैब में इतनी सख्त है जो कि नहीं है? नैब क्या है? नैब एक मजाक है, नैब इज अ रिडिकुलस इंस्टीट्यूशन। नैब शुड हैव बीन, हमारी गलती है, ये मुस्लिम लीग की गलती है, हमें इनको खत्म करके वो परे मारना चाहिए व्हेन वी हैड द चांस। ये क्या इदारा है? ये मुशर्रफ ने बनाया था लोगों की लॉयल्टीज तब्दील करने के लिए, लोगों को अंदर करने के लिए। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई हैव टू इंटरजेक्ट हियर, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं आपसे ही शुरू करूंगी, ब्रेक से आती हूं वापस। सिर्फ वाइंड अप करने दें, सिर्फ वाइंड अप करने दें। देखें, अब क्या नैब नोटिस देगी इमरान खान को कि आपने चीनी क्यों एक्सपोर्ट करने दी? क्या बुजदार को नोटिस देगी कि आपने सब्सिडी क्यों दी? ये मजाक हो रहा है, ये टोटल मजाक कर रहे हैं, कोई सीरियसनेस नहीं है। आजम खान को जेल में होना चाहिए, समरी उसने अप्रूव कराई थी, दे आजम खान को जेल के अंदर। इनकी इंटरनल ग्रुपिंग्स हैं और 7 वोटों की हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट की, 7 वोटों की, वो बैठ के तिड़ नहीं सकती कि मैं जहांगीर खान तरीन से नहीं मिलूंगा। भाई साहब, आपने फिर दौस आशिक को साथ बिठाया हुआ है, आपने खुसरो बख्तियार को साथ बिठाया हुआ है, किस दुनिया में रह रहे हैं? नोटों की फौज जफर मौज काबीना में भर्ती की हुई है और कह रहे हैं जहांगीर खान तरीन को नहीं मिलूंगा। अपने आप को आजकल दे रहे हैं। आप वैसे इतने परेशान क्यों हैं JKT साहब के लिए? आज आप क्यों इतने परेशान हैं? मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूं, आजकल अपने आप को हौसला दे। जहांगीर तो ऐसा नहीं है, जहांगीर तो ऐसा नहीं कर सकता। यही जहांगीर आंख का तारा था जब वो जहाज में लाद लाद के MPs लेके जा रहा था। आज वो जहाज की रफ्तार काफी स्लो हो गई है, पहुंच नहीं रहा वो PM हाउस तक। आज क्योंकि इंटरनल ग्रुपिंग है ना, आज वो शहजाद अकबर और ये जो बाकी तर्जुमान है पसंद नहीं है, तो शॉर्ट ब्रेक ऑन दैट नोट, शॉर्ट ब्रेक से हाजिर होते हैं, तो इसी टॉपिक को जो है वो आगे लेके चलेंगे, हो क्या रहा है, दैट मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जैन कुरैशी साहब की तरफ चलूंगी क्योंकि वो गिला कर रहे हैं कि जी जब उनका टाइम आता है तो लाइन जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। जैन कुरैशी साहब ये बताइए, मेरा आपसे सवाल एक और है। अभी आप ये बात कर रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड हो रही है और सबके खिलाफ जो है वो एक एहतसाब जो है वो चल रहा है। आप शुगर कमीशन का बहुत आजकल रेफरेंस दे रहे हैं। मुझे ये बताइए कि उसी शुगर कमीशन में ये कहा गया है कि ये केस जो आज आप जिसको आप खोल रहे हैं कॉर्पोरेट फ्रॉड का, जिसको माजी में मीडिया कहता रहा कि कॉर्पोरेट फ्रॉड हुआ है और इमरान खान साहब जो है उसको डिफेंड करते रहे, बकौल शुगर कमीशन की रिपोर्ट के ये कहा जा रहा है कि ये SECP में अंडर इन्वेस्टिगेशन था और आपकी हुकूमत जब नवंबर 2018 में आई तो आपने आके इसको क्लोज करा दिया। शुगर कमीशन भी इस पे सवाल उठा रही है। तो इससे तो तासुर ये मिलता है कि जब दिल किया कि किसी का पेज टाइट करना है तो उस वक्त केसेस जो है वो उठा लिए और उससे पहले इसी चीज़ को आप डिफेंड करते आए थे। वो गलत था या ये गलत है? आप ज़रा ये भी बता दीजिए। डॉक्टर साहबा देखें, अता भाई है मेरा, और ना मैं इसी तरह इतना ताकतवर हूँ, ना मैं कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हूँ, लीगल एक्सपर्ट हूँ, तो मैं तो आई कैन नॉट स्पीक टू द प्रोसीजर्स ऑफ द लॉ। बात सिर्फ इतनी सी है कि पहले मुझे बताएं कितनी कमीशंस पहले बनती रही, उनकी कितनी रिपोर्ट्स आती रही, कितनी पब्लिक होती रही। तो उस वजीर आजम को नोइंग उसके अंदर क्या था उन्होंने पब्लिक किया इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, इन हिज लार्जर इंटरेस्ट, जाती हो सकता है नुकसान उठाते हुए भी। तो आज वजीर आजम की या हुकूमत की इंटेंशन को डाउट करना जो है मेरे ख्याल से दुरुस्त नहीं है। कमीशन की सब्सिडी किसने दी सर? सब्सिडी किसने दी? अगर मुझे एक्सप्लेन कर, मैं भी इतना ज्यादा नहीं समझती। सब्सिडी किसने दी? जहांगीर तरीन साहब ने खुद कहा मैं जाके सब्सिडी ले रहा हूँ, वो तो अता साहब के भी लोग हैं, उनको भी सब्सिडी मिली, और भी खुसरो बख्तियार साहब के मिली। देखिए अता साहब की बात किसी हद तक ठीक है, ECC के फैसले के तहत सब्सिडी गई और उसके ऊपर इंक्वायरी हुई है और रिपोर्ट में हर चीज है। अब आप मेरे से क्या सुनना चाह रहे हैं मुझे नहीं पता, बट नहीं, मैं सुनना तो कुछ नहीं चाह रही सर, समझ नहीं आ रही हमें, क्योंकि आजकल हुकूमत किस तरह चल रही है। खुसरो बख्तियार साहब, उनकी फैमिली शुगर का बिजनेस है, अब आपने उनको इंडस्ट्रीज में जो है वो लगा दिया है, वहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं है। कल को मेरा ख्याल है जब उनके पेज टाइट करने होंगे तो उनको वहाँ से हटाया जाएगा, फिर उनके खिलाफ भी कोई चीज़ निकल आएगी। पिक एंड चूज वाली सियासत हमें यहाँ पे नजर आ रही है रादर देन फॉलोइंग। जी डॉक्टर साहब, आज ये है कि कल तो मैंने नहीं देखा और ना मेरे पास कोई ऐसा कौन है जो मुझे फ्यूचर दिखा सकता हो, और ना ही आपको और मुझे पता है कि जहांगीर तरीन साहब को FIA का नोटिस आने किसी और को नहीं आना। ये साहब का अमल है, वो शुरू हुआ है, उसमें जो भी आएगा अक्रॉस द बोर्ड होगी। मैंने आपको पहले इसलिए अता कह रहा था कि मेरा सबसे ताल्लुक है और बजा है, लेकिन आपको एग्जांपल देने का मकसद ही ये था कि जो बंदा उस अमल से गुजरा है वो या तो उसके प्रोसेस में है या वहां से क्लीन चिट लेके आया है, तो हुज टू से कि कल को कोई और उसमें नहीं होगा, जायद बकर होगा, कोई भी होगा। पॉइंट सिर्फ मेरा ये था कि एज फार एज द प्राइम मिनिस्टर इज कंसर्न्ड, एज फार एज द गवर्नमेंट इज कंसर्न्ड, कानून सबके लिए बराबर है और एहतसाब के अमल में से हर किसी को गुजरना होगा। नहीं तो फिर मुझे बिल्कुल गुजारे, सबको गुजारे, मुझे कोई मसला नहीं है। हम तो ये कहते कहते चीखते चीखते जो है वो रह गए, जो भी सिचुएशन है चीनी के मामले में जो सिचुएशन बनी हुई है। लेकिन मुझे सिर्फ ये बता, नहीं मैं तो खुश हो, मैं आपसे, मुझे कोई मसला नहीं है, आप जिस मर्जी के खिलाफ जो है वो करें। सिर्फ सवाल मेरा ये उठ रहा है इस वक्त कि क्या ये तो नहीं होगा कि कल प्राइम मिनिस्टर साहब कहेंगे कि मुझे तो नहीं पता था कि खुसरो बख्तियार का जो है, क्योंकि उस वक्त मैं जो है वो एज ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर डिसाइड कर रहा था या फलान कोई मैंने और हैट पहनी हुई थी, तो खुसरो बख्तियार की मुझे तो नहीं पता था मिल्स हैं, अब मुझे पता चला है उसकी फैमिली की मिल्स हैं और मेरे से गलती होगी कि मैंने उसको जो है वो मिनिस्टर इंडस्ट्रीज का लगा दिया। कहीं ये तो नहीं होगा अब कल? डॉक्टर साहब ऐसी बात नहीं है, उनको बिल्कुल पता है कि उनकी फैमिली की मिल्स हैं और उन्होंने उनको सीधा दनिस्ता तौर पे वजीर लगाया है। बट अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि कल का किसी को नहीं पता, नोबडी कैन लुक इनटू द फ्यूचर एंड टेल यू कि कल क्या होता है। नो बट आई एम जस्ट आस्किंग टुडे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आज है क्या? आप कह रही हैं कि इंडस्ट्री, अगर एक बंदा, अगर आप इंडस्ट्रीज और प्रोडक्शन का मिनिस्टर लगाएं और वो उसकी इंडस्ट्री हो, तो इसमें आप कह रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट है? मैं नहीं कह रही, खान साहब कल कहा करते थे वैसे, who is from the industry to know the industry, that's एक थिंग। एक बंदा इकोनॉमिस्ट है, उसको फाइनेंस मिनिस्टर लगा, उसको कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट है। इंडस्ट्री का बंदा ही आके लगेगा ना। चले ठीक, देखिए यही बात सुने, यही जहांगीर तरीन साहब, सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, यही जहांगीर तरीन साहब पहले इंडस्ट्री के मिनिस्टर लगे रहे काफ लीग के दौर में, उनकी इंडस्ट्री थी, तो ऐसे ही होता है। या पिछले अखबार में के दौर मेरी प्लीज आई एम सॉरी एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरजेक्शन, एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरजेक्टिंग। बिल्कुल माजी में जो होता रहा वो एक और चीज़ थी। मैं ज़रा सलमान साहब से पूछ लूँ, माजी में जो होता रहा, माजी की हुकूमतें ये नहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे हमें पाठ नहीं पढ़ाया करती थी, हमें ये नहीं बताया करती थी कि अगर एक बंदा है उसकी इंडस्ट्री है और उसको आप इसी मिनिस्ट्री में लगा देंगे तो पैसा खाएगा। हमें तवील जो लेक्चर हैं वो खान साहब दिया करते थे। सलमान साहब क्या आपको भी ये लेक्चर याद है या ये हमें ही सिर्फ याद है कि खान साहब ये बताया करते थे कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है और किस तरह जो है वो फिर पैसे बनाए जाते हैं?
जी बिल्कुल, मुझ समेत पूरे पाकिस्तानी कौम को ये इमरान खान साहब के जो लेक्चर है ये याद हैं। इमरान खान साहब जो है वो मुख्तलिफ अपनी तकरीर में इस तरह के जिक्र किया करते थे, और फिर सबसे ज्यादा उनका जो नारा था वो एहतसाब का था। एहतसाब का नारा कहाँ पहुंचा है वो पाकिस्तानी अवाम भी देख रहे हैं और आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ कि एहतसाब के नाम पर टोटली जो है वो इंतकाम जारी है। मुझे ये बताएं, शुगर कमीशन रिपोर्ट में जिन जिन लोगों के नाम आए थे, शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन के अलावा किन किन लोगों पर FIRs हुई वो पता करें इनसे। और दूसरा ये कि जो है ना वो कौन कौन लोग जो है वो अब तक इंटरम बेल पर हैं, कौन कौन लोग, किन किन लोगों को जेल हुई, तो किन किन लोगों का ट्रायल हुआ, किन किन लोगों के केसेस का फैसला हुआ, ये जानना जरूरी है। तो मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान साहब के जो कॉल थे वो पूरी कौम को याद है। बिल्कुल ठीक, चले ये तो चले, आने वाला टाइम जो है वो बताएगा। जैन कुरैशी साहब कह रहे हैं मेरे पास कोई क्रिस्टल बॉल नहीं है, मैं नहीं बता सकता किसके खिलाफ आगे होगा नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ जो इस वक्त हमारे सामने आ रही है, वो जो गुज़िश्ता 3-4 दिनों से हम देख रहे थे कि किस तरह मुल्क जो है वो यरगमाल बना हुआ है, एक जत्थे ने जो है वो यरगमाल बनाया हुआ है मुल्क को। तार साहब, हमने तकरीबन 15 साल जो है वो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ी, और उसमें से अभी भी टू एन एक्सटेंट हम अभी भी उसके ख़िलाफ़ जो है उसमें से निकल रहे हैं। उसमें से निकलने की बड़ी मुश्किल से जो है हमने कोशिश की है और काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गए। लेकिन अब वो अगर फिनोमेना ख़त्म हो रहा है तो दूसरी तरफ हमें ये नज़र आ रहा है कि ये जो जत्थाबंदी टेररिज्म है, ये जो जत्थाबंदी है, आके यरगमाल बना लेना और एक दहशत फैला देना, ये अब एक नई मैनिफेस्टेशन हमें टेररिज्म की जो है वो नज़र आ रही है। आप क्या समझते हैं कि दो द स्टेट हैज़ एक्टेड अगेंस्ट देम अ लिटिल टू लेट, बट एट द सेम टाइम क्या जो ये बैन लगा है, क्या ऑपोजिशन इसको सपोर्ट करेगी, या ऑपोजिशन समझती है ये गलत बैन है और ये नहीं होना चाहिए? डॉक्टर साहिबा, इस जत्थेबंदी का मौजिद कौन है? मॉडर्न डे फादर कौन है सड़कें ब्लॉक करने का, शहर बंद करने का, जलाओ घेराव का, लटका दो, मार दो, हाथ से फांसी दूंगा, फेंटा लगा दूंगा, शलवारें गीली हो गई, गिरेबान से घसीट दो, पार्लियामेंट के गेट तोड़ दो, पार्लियामेंट के अंदर कब्रें खोद दो। वो जो एक मजहबी सियासी कजन था जो कनाडा में आजकल हैट और बड़ा गाउन पहन के वहां पे कैटवॉक कर रहा है, बुलाए ना उसको वापस, लगाए पाबंदी उसके ऊपर, दें जेल के अंदर उसको। जब इस्तेमाल करना होता है तो ये रिलीजन कार्ड इमरान खान साहब अपनी जेब से यूं निकालते हैं कि जैसे पैदा ही उस कार्ड को लेके हुए थे। तो ये जत्थाबंदी किसने करवाई है? ये सारे हमले कौन करवा रहा था उस वक्त? हमारे सिटिंग इंटीरियर मिनिस्टर को गोली मारी गई और अबरारुल हक ने टीवी पे आके कहा बहुत अच्छा हुआ है, इसको गोली लगनी चाहिए थी। ये जो नफरत के बीज बोए हैं ये काटेंगे। मैंने अपनी जमात से बात की है, हमने नहीं छोड़ना इनको। मैं ये आपको बड़ा क्लियर कर दूं डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला ये दुआ करें रोज कि अल्लाह ताला में मौका ना दे। अल्लाह ताला ने अगर मैं मौका दिया हम एक एक को चुन चुन के अंदर करेंगे। ये बात आज मेरी आप नोट कर लें और ये चलाइएगा जिस दिन शहजाद अकबर जेल में होगा। इन्होंने तब मजहबी मुनाफरत फैलाई, फैजाबाद धरनों को सपोर्ट किया, फैजाबाद धरने के खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने की कोशिश की, उसके खिलाफ साजिशें की। उस वक्त इन्होंने कहा कि कुफर है मुस्लिम लीग नून को वोट देना। हमारे हर हल्के में 20-20, 25-25 हजार वोट लिए TLP ने और ये उसको सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा, मुझे बताएं ना, मैं इस पे आगे आती हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए कि अब अगर हुकूमत जो है वो कह रही है हम इसको बैन कर रहे हैं, तो क्या मुस्लिम लीग नून जो है वो हुकूमत का साथ देगी, या जस्ट बिकॉज आप इनके खिलाफ जाना? हाँ जी, नहीं मैं अर्ज करता हूँ, देखें इनसे ये भी मैनेज नहीं हुआ। इन्होंने अगर उठाना था, चले साद रिजवी को उठाना था, मतलब वो कोई मुर्गी का बच्चा है कि आपने सड़क से उठा लिया। यार आपने पूरे शहरों में प्लानिंग नहीं की, आपके पास इंटेल रिपोर्ट्स नहीं थी, आपके पास IB स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट्स नहीं थी कि आप एक बंदे को उठाएंगे तो पूरे मुल्क में क्या दंगा फसाद होगा। मैं किसके हाथ में अपना खून तलाश करूं? मुझे ये बताएं, वेयर वाज द इंटीरियर मिनिस्टर? वो इनका पहले ही हामी है, वो कहीं बेल में छुपा हुआ था। 4 दिन उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं की। जब आप IGs को तब्दील करेंगे, देखें अभी भी ये इतने नाहल और नालायक हैं। चलें फाइनेंस मिनिस्टर आपने चौथा चेंज कर दिया, वो आपकी नाअहली मान ली। अब सिर्फ 2 बंदे रह गए इस मुल्क में जिनको नहीं लगाया, एक इसहाक डार है और दूसरे अपना शौकत अजीज हैं। बाकी सबको ये ट्राई कर चुके हैं 2.5 साल के अंदर। और जिसपे करप्शन का चार्ज होता है, मैं अभी मुकम्मल कर दूं, जिसपे करप्शन का चार्ज होता है, नदीम बाबर को रातों रात घर भेज दो छुपा के, कोई पता ना लगे काबीना से निकल गया है। आमिर कियानी पे दवाइयों का गबन है, चुपके से इसको काबीना से बाहर करके सेक्रेटरी जनरल लगा दो, पता ना लगे। मुझे बताएं, बैन करने के लिए मैं जवाब की तरफ अगर आ गया तो मुझे मुकम्मल कर लेने दीजिए। आपके पास अगर आपने बैन करना था, आपने प्रॉपर उसके लीगल प्रोसीजर फॉलो किए? क्या आपने प्रॉपरली ऑन ग्राउंड उसकी वर्किंग की?
कि किस शहर में क्या कंसंट्रेशन है, कितनी तंजीम है, कितने लोग हैं, किस तरीके से इसको बैन किया जाएगा। ये तो कल 2 मिनट स्टैंड नहीं करेगा। अच्छा, और मतलब कोई प्रॉपर इस पे लीगल कमेटी बनाई गई, लीगल कमेटी बनाई। मैं जरा पूछती हूँ, मैं जरा जैन साहब से जवाब ले लूँ। काबीना से ये अप्रूव करवा लिया जी, मैं जरा जैन साहब से इसका जवाब ले लूँ। जैन साहब, जो ये बात की जा रही है कि जी आपने क्या कोई ड्यू डिलिजेंस की नहीं की, एक तो उसका जवाब दे दी। दूसरी बात ये मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जो इस वक्त आप बैन कर रहे हैं इनको, तो इनकी जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन में है, क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब की जो रिपोर्ट आई थी उसमें बाकायदा ये बात मेंशन की गई है कि इनका फॉरेन फंडिंग का कोई इशू है, और उस बेसिस पे ये कहा जा रहा था कि एक लीगल जो रिकोर्स है बहुत अच्छी तरह जो है वो लिया जा सकता है, इनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में जाया जाए, इनको वहाँ से बैन कराया जाए। क्या वहाँ पे कुछ हो रहा है, उस फ्रंट पे कुछ हो रहा है, या सिर्फ ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है जस्ट टू पैसिफाई द सिचुएशन, क्योंकि 3-4 दिन तो रियासत गायब थी? डॉक्टर साहब देखें, पहली बात तो अता भाई है, इसको मैं इतना करूंगा, हुब्बे अली नहीं बुग़्ज़े माविया में इसे यार कोई हमारे साथ खड़े हो जाओ, असूल पर खड़े हो जाओ। खुद आप कह रहे हो कि टीएलपी ने आपका नुकसान किया, खुद आप कह रहे हो टीएलपी इतनी बुरी है, आज जो प्रिस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, आज उसको बैन कर दिया है, तो आप उसमें भी मीन मेख निकाल। नहीं सर, आप इलेक्शन कमीशन में जा रहे हैं क्योंकि लीगल रिकोर्स तो वहीं से आएगा ना। आप इलेक्शन कमीशन में जा रहे हैं, उनके खिलाफ प्रॉपर जा रहे हैं, या सिर्फ ये आई वॉश है? डॉक्टर साहब, इट्स नॉट एन आई वॉश। आई थिंक इट इज ए हिस्टोरिकल स्टेप, इट इज अ वेरी बिग स्टेप। और जो काम मिलिट्री डिक्टेटर्स ना कर सके, जो काम बड़ी बड़ी हुकूमतें ना कर सकी, परवेज मुशर्रफ ना कर सका, वो इमरान खान में इतना मॉरल करेज था कि उसने आज टीएलपी को बैन किया है। इफ यू टेक एनीथिंग आउट ऑफ दैट अदर देन दिस, तो ये ज्यादती होगी। इट इज नॉट एन आई वॉश। हमने बड़ी उनको सोच समझ के कदम उठाया है। आप इलेक्शन कमीशन में अभी तक क्यों नहीं गए थे? देंगे तो इलेक्शन कमीशन में क्यों नहीं गए? दैट्स द प्लेटफॉर्म बैन करने के लिए। तो जैन साहब, इलेक्शन कमीशन वहां क्यों नहीं गए? दैट्स द लीगल प्लेटफॉर्म, वहां से तो कराएं उनको बैन, उनके खिलाफ वहां तो दरखास्त मूव करें। जैसे डॉक्टर साहब मैंने आपको कहा, वी विल टेक एवरी पॉसिबल स्टेप। Because you know why, with all due respect, you know why I'm skeptical. I'm really sorry. The reason I'm skeptical. किसी लीडर को ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो रियासत को यरगमाल बनाए, वो स्टेट के खिलाफ वो निहत्ते पाकिस्तानियों को मारे पीटे, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को मारे पीटे, उनको शहादत नोश करे वो, और हम उसके ऊपर चुप करके घर बैठे रहे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वी विल टेक whatever action is necessary and the might of the state to prosecute them. अच्छा, the reason I'm skeptical is because हमने माजी में, और पिक्चर्स भी चला देते हैं, 2018 का इलेक्शन था, क्या आप लोग, क्या पीपल्स पार्टी, क्या PMLN, अहले सुन्नत वल जमात के हेडक्वार्टर्स पे सब ने जाके दस्तक दिए। आपके जो सरवर साहब हैं वो माविया साहब के पास जो हैं, आज़म तारक साहब के जो बेटे हैं, उनके पास जाके ये कहते रहे जी हमारी जमात में शमूलियत कर लें, और आप लोग नहीं, सिर्फ राना सनाउल्लाह साहब भी गए। सो दैट्स व्हाई व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज कि ये जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंसीज हैं कि जब आपका दिल करता है आप उनको रिलीफ भी दे देते हैं कोर्ट से, जो है वो रिलीफ, व्हेन आई से आप, आई जस्ट मीन द पॉलिटिकल सेटअप, रिलीफ भी वहां से मिल जाती है। उसके बाद मेरी गुजारिश उसके बाद जब आपने इस्तेमाल करना होता है तो फिर आपका सब कुछ ठीक हो जाता है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का यही हाल है। मैं डॉक्टर साहब आपका सवाल समझ गया हूँ। देखें, ये पॉलिटिको रिलीजियस पार्टीज हैं, और ये आप ठीक फरमा रही हैं, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस हमारे मुल्क में होती है, और हमने इस मुल्क में है उससे। लेकिन हर सियासी जमात जो है, जब इलेक्शन करीब आता है तो अपने ऑड्स को बेहतर करने के लिए हर दोस्त के पास जाती है। यहाँ पे सर मुझे ये बताइए कि एक जमात अहले सुन्नत वल जमात अगर है, अगर अहले सर गुजारिश, अगर नहीं सर नहीं देखें वो भी इकट्ठे आई एम लुकिंग, नहीं वो आपकी बात ठीक है, बट अहले सुन्नत वल जमात अगर एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके दर पे सब जाके दस्तक देते हैं, उसके बाद वो पिक्चर्स रिलीज करते हैं कि कौन कह रहा है कि नहीं आया था, तमाम पार्टीज अक्रॉस द बोर्ड, क्या आपकी, क्या आता भाई की, तो मैं ये पूछ रही हूँ, तो फिर इसको समझा जाए ये साबिक कदमी है, या समझा जाए कि इट्स स्टिल देयर नीड। अब सुन लेना, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। अगर राती मफाद के लिए या मोमेंट्री गेन के लिए पॉलिटिकल एक्सपीरियंस का किसी जमात ने, खा वो तरीके इंसाफ हो, मुस्लिम जुनून हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई और जमात हो, उसका फायदा उठाया है तो गलत किया है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ, तब एज ए पॉलिटिकल पार्टी गए होंगे, अगर राना सनाउल्लाह साहब गए होंगे या चौधरी सरवर साहब गए होंगे, कोई भी गया होगा, एज ए पॉलिटिकल पार्टी गया होगा। लेकिन इन्होंने जो अब किया है, जो इन्होंने पुलिस वालों को मारा है, 4 पुलिस वाले शहीद हुए हैं, 72 अस्पतालों में पड़े हैं, जो पूरे मुल्क के अंदर इन्होंने जो है खुला दहशतगर्दी की,
एक्ट ऑफ टेररिज्म है। उसके बाद इनका बैन होना बनता था, चले मुझे लेट्स होप दिस इज नॉट आई वॉश। छोटी सी ब्रेक लेते हैं और क्या बात यहाँ बैन होने तक ही रह जाएगी या पीपल विल बी हेल्ड अकाउंटेबल एट द एंड ऑफ द डे? बैन करने से जो वो लोग चले गए हैं वो वापस तो नहीं आएंगे, लोगों का जो इमलाक का जो नुकसान हुआ है, जानो माल का नुकसान हुआ है, वो वापस तो नहीं आएगा। क्या बैन करना इनफ है? जैसे माजी में भी हमने देखा 6 महीने जेल में रहे, उसके बाद एक माफीनामा आ गया और इलेक्शन करीब था और सब कुछ ठीक हो गया। छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अता साहब की जान जाऊंगी। अता साहब, जो हम डिस्कस कर रहे थे एज फार एज बैंड ऑर्गेनाइजेशंस आर कंसर्न्ड, और जैसे ज़रूरत पड़ती है तो ज़रूरत के तहत इनको इस्तेमाल किया जाता है, ज़रूरत के बाद उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है या अपना ये कहा जाता है ताल्लुकी आप अपना ताल्लुक जो है उनसे तोड़ देते हैं टेम्परेरली, आप लाताल्लुकी का इजहार करते हैं। हैव वी लर्नड आवर लेसन? आई एम टॉकिंग नाउ अक्रॉस द बोर्ड। जो आज पीटीआई कर रही है वो कल आपने पीपल्स पार्टी के साथ किया था। क्या हमने अपना लेसन जो है, क्या हम सीख गए हैं अपनी माजी से, अपनी गलतियों से, या फिर सियासत इसी तरह चलती रहेगी, वो पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस के जो है वो नज़र होती रहेगी कि जब ज़रूरत पड़ी तो इन्हीं लोगों को, इन्हीं की हेट स्पीच भी हमें जो है वो बहुत खूबसूरत लगने लग जाती है? डॉक्टर साहब, अनफॉर्चुनेटली इस पे काम नहीं हम कर सके, और मैं आपको बताऊं इसका वे फॉरवर्ड ये है कि इन लोगों को मेन स्ट्रीम में लेके आए, और ये काम इस पे बड़ा एफर्ट होगा और हम ये कर सकते हैं। आप देखिए, हमारे पे बड़ा एक फ्लैग आया जब नेशनल एक्शन प्लान के तहत हमने पूरे पंजाब में ऑपरेशन किया, लाउड स्पीकर एक्ट को लेके आए, हेट स्पीच, उसके बाद आपको पता है कि डिफरेंट जगहों पे ऑपरेशंस हुए, और जिस तरीके से वो सारे मामले को लेके आगे हम चले, हमें बड़े थ्रेट्स भी आए, बट वो हमने खुश उसलूबी से और अच्छे तरीके से इसको रिजॉल्व किया। आई थिंक कि हमें जो पॉलिटिको रिलीजियस पार्टीज हैं, जरूर जो इनके मिलिटेंट आउटफिट्स हैं या बाकी इनके जो टेरर फाइनेंसिंग वाले मामलात हैं, वो बैन करके इवेंचुअली इसका हल ये है कि इनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाया जाए और ये चीजें रद्द करके। वहां पे भी आई थिंक पिक एंड चूज है। आपको याद होगा कि इस तरह की चीजें बहुत, सदर्न पंजाब ऑपरेशन पे बहुत बातें होती रहीं, झंग में इलेक्शन हुआ तो उस वक्त जो है वो बहुत क्वार्टर्स ने जो है वो एतराज इस पे किया कि अल्लाह हाफिज नेशनल एक्शन प्लान, क्योंकि वहां पे ओपनली आपके लोग जो हैं वो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट कर रहे थे, और ये नहीं कि यू नो दे सॉ द लाइट और चेंज हो गया था। मैंने इलेक्शन लड़ा है ना, मैंने इलेक्शन लड़ा सिपाही साहबा के खिलाफ। मैं आपको जरा थोड़े फैक्ट्स करेक्ट कर दूं। 2016 में या 17 के शुरू में हक नवाज झंगवी साहब के साहबजादे मसरूर झंगवी के खिलाफ हमारे उम्मीदवार जनाब आजाद नासिर साहब ने इलेक्शन लड़ा। इस दफा भी मुआविया आजम तारिक साहब के खिलाफ हमने इलेक्शन लड़ा है। वो हुकूमत के पंजाब में इत्तेहादी हैं, तो हमने तो मुकाबला किया और हमने इलेक्शन लड़ा। मैं भी थोड़ा सा जरा मैं बता दूं, बाय इलेक्शन था जंग का, आपके साथ थे उस वक्त शेख वकास अकरम साहब, ठीक है, शेख वकास साहब आपके साथ थे उस वक्त। वो नेशनल टेलीविजन पर बैठ के कह रहे थे कि मेरी जमात इस वक्त जो है वो बैंड आउटफिट्स को जो है वो सपोर्ट कर रही है, तो हम किस तरह आगे चले। ये आई थिंक यू नो एट द एक्सपेंस ऑफ, आई एम नॉट ट्राइंग टू पॉइंट आउट अ पर्टिकुलर पार्टी, अक्रॉस द बोर्ड हमारी ये चीज है। बट मैं ऑन ग्राउंड था और वकास साहब आई डोंट नो उन्होंने क्यों ये बात की, बट उस वक्त हमारा बड़ा टफ कंपटीशन था और हम सिपाही साहबा से हारे ऑन ग्राउंड। और उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है हक नवाज झंगवी साहब के बेटे मसरूर जीत के पंजाब असेंबली के मेंबर भी बने। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि 97 का अगर आप ऑपरेशन देखें, जब सेक्टेरियन वायलेंस अरूज पे था, उसको काबू किसने किया? हमारी गवर्नमेंट थी। 2013 से 18 जब ये नेशनल एक्शन प्लान आया, किसने काबू किया? हमने काबू किया। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जरूर स्टेप्स लिए जाएं, मगर इसकी मेन स्ट्रीमिंग जरूरी है, बिकॉज देखिए किसी न किसी लेवल पे इन लोगों का लोगों में इंग्रेस है ऑन ग्राउंड। लोग ये इलेक्शन आई गॉट योर पॉइंट, लेकिन नजर ठीक है, मैं जरा जैन साहब से पॉइंट ले लूं। माजी साहब, लगता ये है कि जो आप बात कर रहे हैं 97 की बात कर रहे हैं, इस दफा की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बैकड्रॉप में चले जाते हैं, अगेन व्हेन देयर नीडेड तो आप उनको दोबारा जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं, ये नजर यही आता है। और जो मेन स्ट्रीमिंग की बात कर रहे हैं जैन साहब, क्या आप समझते हैं कि मेन स्ट्रीमिंग करनी चाहिए और इस पर एक्चुअली काम होना चाहिए? बैन कर दिया विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी, जो लोग चले गए उनकी कोई वो अकाउंटेबिलिटी उसमें नहीं है, क्या आप समझते हैं मेन स्ट्रीमिंग इज द वे फॉरवर्ड? डॉक्टर साहब देखें, अता है भाई, ये बैठा है, पढ़ा लिखा आदमी है, अच्छी गुफ्तगू कर रहा है, आई विल सेकंड हिम।
लेकिन मैं इनको उससे पहले ये जरूर याद कराऊं कि जंग के इलेक्शन की उन्होंने बात की है, जंग में पोस्टरों पे राणा चावला साहब की तस्वीरें लगी हुई थी, तो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस वहां पे भी काम आई थी। बट हैविंग सेड दैट, आई विल से दिस कि अता की बात बिल्कुल ठीक है, इनको इवेंचुअली आपको मेन स्ट्रीम करना पड़ेगा। अब ये तो आगे पॉलिटिकल रिलीजियस पार्टीज, मैं इसको थोड़ा सा और एम्बिटियस का बड़ा कर देता हूं, और जब तक इस मुल्क में जाती मफाद की सियासत होती रहेगी, जब तक पॉलिटिकल एक्सपीरियंस की सियासत होती रहेगी और आइडियोलॉजिकल बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं होगी, तो ये होता रहेगा। जब आइडियोलॉजी आ जाएगी पॉलिटिक्स में, जब हम किसी मकसद के ऊपर खड़े होंगे, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, अब मैं एक लार्जर एम्बिट में थोड़ी सी पढ़ी लिखी गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो तब तक ये चीजें होती रहेंगी। बट जब हम ये रियलाइज कर लेंगे कि नहीं, हम किसी आइडियोलॉजी, किसी मकसद, किसी सोच के पीछे खड़े हैं, तो फिर पॉलिटिकल एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, खा वो पॉलिटिकल रिलीजियस पार्टीज का हो, या ये जो हमारे साथ होता है कि हम पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हो जाती हैं, एक मफाद पूरा करने के लिए पीडीएम बन जाता है, पीडीएम के अंदर से हमें धोखा मिलता है, फिर वो टूट जाता है। बट जैन साहब, आई एम सॉरी, आई एम इंटरजेक्टिंग, क्या आप समझते हैं हमारी पार्टीज, तमाम तर पार्टीज, अब मैं भी आपसे वो उसी तरह पूछ रही हूँ, अक्रॉस द बोर्ड बात हो रही है कि क्या हमारी वाकई आइडियोलॉजी कोई है? जिस तरह भी आपने पीडीएम का हवाला दिया, इसी तरह आपके भी माजी के बहुत सारे बयानात हैं, क्या परवेज इलाही साहब के खिलाफ, क्या बाकियों के खिलाफ, इसलिए पूछ रही हूँ, है कोई आइडियोलॉजी मैंने या नजरिया जरूरत है? ये लिया था कि मैंने प्रेमिस ये लिया था क्योंकि अता और मैं बैठे हैं, और क्योंकि हम एक दूसरे की सोच को समझते हैं, इसलिए मैं जसारत कर रहा हूँ ये बात करने की, थोड़ी सी पढ़ी लिखी बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा कि वो करते हैं हम नहीं करते, या हम करते हैं वो नहीं करते। अक्रॉस द बोर्ड होता है, और अक्रॉस द बोर्ड ही रुकना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि एक जमात रुक जाए, बाकी सारी करते रहे तो नहीं हो जाएगा। कुरैशी साहब, आई एम सॉरी, आई हैव टू क्लोज द प्रोग्राम हियर। जैन कुरैशी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, अताउल्ला तारड़ साहब और सलमान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। और आखिर में जो जैन कुरैशी साहब बात कर रहे हैं कि जब आइडियोलॉजी आ जाएगी तो पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस गायब हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो आइडियोलॉजी कब आएगी? दैट्स द $1 million क्वेश्चन। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।